नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। आज 75वां थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नेपाल में 72 यात्रियों को ले जा रहा विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त, 40 शव निकाले गए। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है, जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विविधतापूर्ण संस्कृति वाले इलाकों को जोड़ेगी। ये जो नई ट्रेन शुरू हुई है, ये हैदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को जोड़ेगी। आस्था और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान इस रूट में पड़ते हैं। इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा। इस ट्रेन से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन, इसकी एक और विशेषता भी है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये देश की रेलगाड़ी है, क्योंकि इसकी डिजाइन और इसके निर्माण का कार्य भारत में ही हुआ है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का अनुभव सुखद होगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति में विश्वास रखती है और लोगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है, ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रावधान इस प्रयास का अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए भारतीय सेना स्वदेशी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा नया मूल मंत्र होगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इस चुनौती के लिए सक्षम रूप से उभर कर आगे आ रही है। भारतीय सेना इंडस्ट्री के साथ एक बायर सेलर रिलेशनशिप से उठकर पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा रही है। आज बेंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल पांडे ने कहा कि सीमा पर देश की तैयारियों और ड्रोन रोधी तकनीक के कारण सीमापार से आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं और महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितनी ही सुरक्षित होगी। इस नई मशीन का उपयोग कर एक ही मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। ये व्यवस्था लागू होने से प्रवासियों के लिए मतदान आसान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
नेपाल के पश्चिमी इलाके पोखरा में येती एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि शवों को निकालने का काम किया जा रहा है। 2 इंजन वाले ATR-72 विमान में 72 यात्री सवार थे। इनमें 2 बच्चे, चालक दल के 4 सदस्य और 10 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने सुरक्षाकर्मियों और आम जनता से बचाव कार्यों में मदद की अपील की है। यात्रियों में 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा विमान में 5 भारतीय, 4 रूसी और 2 कोरियाई तथा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक थे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल में हुई इस विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्वीट में श्री सिंधिया ने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। देश में पिछले 24 घंटे में 104 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है और 182 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 98.8% है। भारत में इस समय कुल कोविड संक्रमितों की संख्या 2149 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में 23,000 टीके लगाए गए। अब तक देश में 2 अरब 20 करोड़ 17 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मीडिया को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार द्वारा पांचजन्य पर बार बार की गई कार्रवाई को राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर हमला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर से एक बहस छिड़ी हुई है। वजह की बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर न तो कोई रोक लगाई और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मेरा विनम्र सुझाव है। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसे मीडिया समूह के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे चैनल जो देश के बाहर से चलते हैं या देश के अंदर चलते हैं, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जो भारत को तोड़ने का सोच रखते हैं या फिर ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे भारत का नुकसान होता हो, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। वाराणसी से बांग्लादेश होकर डिब्रूगढ़ जाने वाला दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास आज बिहार में बक्सर में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 यात्री हैं जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा कर रहे हैं। पर्यटकों ने आज बक्सर में युद्ध स्मारक और सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का परिभ्रमण किया। स्विट्जरलैंड की एक महिला पर्यटक ने संग्रहालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अनूठा है। I took a lot of photos, pictures for myself. I bring it home at Switzerland and it's such a nice museum. It's so clean and very good presented. बक्सर के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को देखने के बाद पर्यटक छपरा के डोरीगंज के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि यहाँ डोरीगंज जहाँ भृगु ऋषि का आश्रम है, पृथ्वी पर पहली बार इस धरती पर यज्ञ हुआ, तो यह पवित्र धरती है। ये सिद्धाश्रम की धरती है, ये सतयुग काल की धरती है। सारण के चिरान पुरातात्विक स्थलों को देखने के बाद पर्यटक कल दोपहर बाद पटना पहुंचेंगे। गंगा विलास रिवर क्रूज 22 जनवरी तक बिहार में रहेगा। मुंगेर, बेगूसराय के सिमरिया और भागलपुर के सुल्तानगंज और बटेश्वर स्थान समेत 8 स्थानों पर क्रूज का ठहराव होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झंडी दिखाकर रवाना किया था। यात्रा के दौरान ये क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक संदेश में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये त्योहार लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ता है और इससे खुशहाली आती है। श्री मोदी ने पोंगल के अवसर पर विश्व भर में रह रहे तमिल लोगों को भी बधाई दी है। उन्होंने लोगों के जीवन में खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।
श्रीलंका का तमिल समुदाय आज पूरे उत्साह से थाई पोंगल मना रहा है। पोंगल को सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे शीतकाल का अंत माना जाता है। राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तरी हवाओं के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर और जोधपुर मंडलों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में पिछले 48 घंटे में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शेखावाटी अंचल के कुछ स्थानों पर पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। ठंड के कारण बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में अगले 3 दिन फसलों में पाला पड़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज शीतलहर का 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, वहीं 10 जिलों से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के राउरकेला में आज FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में शाम 7 बजे भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। राउरकेला में ही पूल डी के एक अन्य मैच में शाम 5 बजे स्पेन का मैच वेल्स से होगा। तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के साथ तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 13 ओवर में 86 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुवाहाटी और कोलकाता के मैच जीतकर भारत श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित रेल संग्रहालय भारत का एकमात्र स्टीम लोको शेड है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यहां भारत के सबसे आखिरी लोकोमोटिव इंजन देखे जा सकते हैं। संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी वाष्प रेल फेरी क्वीन भी मौजूद है, जो 1885 में बनी और अब तक चल रही है। यूक्रेन में पूर्वी शहर नीप्रो के एक रिहायशी ब्लॉक पर रूसी मिसाइल हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने कल यूक्रेन की राजधानी कीव, खारकीव और ओडेसा पर भी प्रक्षेपास्त्र दागे। मीडिया के अनुसार रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली का संकट पैदा हो गया है। रूस के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में बिजली और पानी का संकट पैदा होने की आशंका है। रूस ने ये हमले इन खबरों के जवाब में किए हैं जिनमें कहा जा रहा था कि पश्चिमी देश जर्मनी में अगले शुक्रवार को यूक्रेन के मित्र देशों की बैठक से पहले यूक्रेन को युद्धक टैंक देने पर विचार कर रहे हैं। सोमालिया में हिर्शा बेले प्रांत में कल 3 बम हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। मोगादिशु से 220 किलोमीटर उत्तर बुलोबर्डे शहर में एक आत्मघाती कार बम हमले में 11 लोग मारे गए। जलाल अक्सी शहर में सोमाली सेना के नाके के पास एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद एक वाहन के ड्राइवर को गोली मारे जाने से एक और बम विस्फोट हुआ। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच पिछले 1 महीने के दौरान संक्रमण से लगभग 60,000 लोगों की मौत की खबर है। कोविड से मरने वालों की संख्या कम बताने को लेकर विश्व भर में चीन की आलोचना होती रही है। चीन की एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार कोविड से हो रहे बुखार और अस्पतालों में भर्ती के मामले काफी बढ़ गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। आज 75वां थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नेपाल में 72 यात्रियों को ले जा रहा विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त, 40 शव निकाले गए। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। FIH विश्व कप हॉकी में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।